टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं लगान के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत देख चुके हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोगों ने कई सारे आर्थिक विकास मॉडल भी कवर किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर लगान का सिद्धांत। तो सबसे पहले प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने लगान को लेकर के क्या कहा है। उनका कहना है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। यहाँ पर रिकार्डो साफ साफ कहते हैं कि भूमि में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि मौलिक और अविनाशी होते हैं, जिनके कारण भूमि में उपजाऊपन पाया जाता है, जिसके कारण हमें लगान की प्राप्ति होती है। अब लगान का अर्थ क्या होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम लगान से अर्थ लगा लेते हैं एक ऐसी भूमि से जो कि हम अपने दुकान या घर इत्यादि के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको साधारण भाषा में हम लोग भूमि से प्राप्त होने वाला लगान कहते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का जो भाग भूस्वामी को उनकी भूमि के प्रयोग के बदले दिया जाता है उसको लगान कहा जाता है। इसी को लेकर के श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो है उन्होंने कहा था, लगान के विचार का सार वह आधिक्य है जो कि उत्पादन के एक साधन की इकाई को उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त होती है, जिसके कारण साधन की वह इकाई अपने उसी व्यवसाय में कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। अब देखते हैं लगान के प्रकार। तो यहाँ पर लगान के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले है कुल लगान, फिर आर्थिक लगान और प्रसंविदा लगान। कुल लगान से मतलब क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम जिसे लगान कहते हैं वही कुल लगान होता है, ठीक है। यानी कि भूमि के प्रयोग के बदले जो पुरस्कार प्राप्त होता है उसमें भूमि के रख रखाव के लिए जो खर्च किया गया है उसको जोड़ करके जो लगान प्राप्त होगा वो कुल लगान कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें भूमि के पुरस्कार के अलावा उसके रख रखाव के लिए किए गए खर्च को भी शामिल किया जाता है। अगर भूमि के रख रखाव के लिए कोई अलग से खर्च किया गया या पूंजी लगाई गई तो उसको भी इसमें जोड़ लिया जाता है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी फिर देखिए, आर्थिक लगान किसको कहते हैं। आर्थिक लगान का मतलब होता है शुद्ध लगान। शुद्ध लगान किसको कहते हैं। सिर्फ भूमि के प्रयोग के बदले जो रकम प्राप्त होगी वो आर्थिक लगान कहलाएगी, ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, भूमि के प्रयोग के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी शामिल थे, तो उसको हम लोग कुल लगान कहेंगे। अगर सिर्फ भूमि का पुरस्कार ही शामिल होगा, भूमि के प्रयोग के बदले ही राशि प्राप्त होगी, तो वो आर्थिक लगान कहलाएगी। प्रसंविदा लगान क्या होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि ऐसा होता है कि मालिक और किसानों के बीच क्या होता है, भूमि का करार कर लिया जाता है। तो भूस्वामी और किसानों के बीच इस प्रकार जब करार कर लिया जाता है, एक सौदे कर लिया जाता है या संविदा कर लिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है, तो इसे ही कहते हैं प्रसंविदा लगान, ठीक है। यह लगान भूमि की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब प्रसंविदा लगान आर्थिक लगान से अधिक हो जाता है तो उसको अत्यधिक लगान भी कहा जाता है। लगान का सिद्धांत तो हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं रिकार्डो के लगान के सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर 2 हैं लगान के सिद्धांत, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और लगान का आधुनिक सिद्धांत, लेकिन एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिकार्डो का लगान सिद्धांत कवर करेंगे और अगले वीडियो में लगान का आधुनिक सिद्धांत को कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो रिकार्डो की जैसे हम लोगों ने वहाँ पर परिभाषा देखी कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के कारण लगान प्राप्त होता है, तो इसमें भी आप उसी चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। और डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत को आर्थिक लगान का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो के पहले प्रकृतिवादियों का विचार था कि लगान प्रकृति की उदारता के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। उनका विचार था क्योंकि प्रकृति बहुत उदार है इसलिए वो किसान को उसकी लागत से अधिक मूल्य का अनाज देती है, और ये जो आधिक्य होता है यही लगान कहलाता है। लेकिन जब डेविड रिकार्डो आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विचार जो है सिर्फ एक मिथ्या है और लगान प्रकृति की उदारता का नहीं बल्कि प्रकृति की कंजूसीपन और सीमितता के कारण प्राप्त होता है। चूँकि अच्छी किस्म की उपजाऊ भूमि की कमी होती है इसलिए किसान बाध्य होकर के कम उपजाऊ भूमि या घटिया किस्म की भूमि पर भी खेती करने लगता है। जैसे ही वह कम उपजाऊ भूमि पर खेती करता है वैसे ही अच्छी भूमि से यानी अधिक उपजाऊ भूमि से उसे क्या होता है, लगान प्राप्त होने लगता है। तो फिर डेविड रिकार्डो के अनुसार ऊंचा लगान प्रकृति की उदारता के कारण नहीं बल्कि उसकी कंजूसीपन के कारण उत्पन्न होता है, ऐसी विचारधारा प्रकट हुई। फिर उसके बाद रिकार्डो के लगान सिद्धांत का स्पष्टीकरण यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग।
रिकार्डो की भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों से अभिप्राय भूमि की उपजाऊपन से था। भूमि का यह उपजाऊपन कुछ सीमा तक अर्जित और कुछ सीमा तक प्राकृतिक होता है। हम सभी जानते हैं कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ उपाय मनुष्य द्वारा भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर रिकार्डो ने अपनी परिभाषा में उसको भी शामिल किया है कि भूमि में सुधार करके उसमें रासायनिक खाद, कंपोस्ट खाद या और किसी तरीके से मनुष्य द्वारा जब प्रयास किया जाता है उसके उपजाऊपन को बढ़ाने का, तो ये मानव प्रयास होते हैं। और साथ साथ भूमि में प्राकृतिक रूप से भी कुछ उपजाऊपन होता है, तो उसको भी इन्होंने अपनी परिभाषा में रखा है। अनाज के उत्पादन के उस भाग को लगान कहा जाएगा जो प्रकृति की ओर से प्राप्त उपजाऊपन के कारण प्राप्त होता है, जिसे किसान लगान के रूप में भूमिपति को देता है। तो यहाँ पर इनकी परिभाषा में इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि प्रकृति के उपजाऊपन से प्राप्त, ठीक है, प्रकृति की ओर से प्राप्त उपजाऊपन के कारण जो लगान प्राप्त होगा उसी को हम लोग लगान के अंतर्गत काउंट करेंगे। हालांकि यहाँ पर इन्होंने दोनों प्रकार के उपजाऊपन को गिनाया, लेकिन लगान के रूप में गिनने के लिए उन्होंने केवल प्रकृति की ओर से उपजाऊपन के कारण जो भी लगान प्राप्त होगा उसी को गिनने का यहाँ पर विचार दिया है। फिर उसके बाद ये मानते हैं कि लगान जो है ये एक भेदात्मक बचत होती है। रिकार्डो के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत होती है। भूमि के सभी टुकड़े उपजाऊपन की दृष्टि से अलग अलग महत्व रखते हैं। रिकार्डो ने अधिक उपजाऊ भूमि को अधिसीमांत भूमि कहा है और कम उपजाऊ भूमि को सीमांत भूमि कहा है। रिकार्डो का विचार था कि यदि दोनों प्रकार की भूमि पर समान मात्रा में श्रम और शक्ति यानी श्रम और पूंजी लगाई जाती है तो अधिसीमांत पूंजी में सीमांत भूमि की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि वो अधिक उपजाऊ है। तो सिंपल सी बात है, अगर उस पर आप दोनों ज़मीन पर एक ही मात्रा में श्रम और पूंजी लगाएंगे तो जो अधिक उपजाऊ भूमि होगी उस पर अधिक ज़्यादा लगान प्राप्त होगा, और जो कम उपजाऊ होगी क्योंकि वो कम उपजाऊ है इसलिए उस पर क्या होगा, कम उत्पादन हो सकेगा, तो वहाँ से लगान जो है कम प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सीमांत भूमि की उपजाऊ की तुलना में जो अधिक उत्पादन प्राप्त होगा वही उस अधिसीमांत भूमि का लगान कहलाएगा। सीमांत भूमि लगान रहित भूमि होगी। ये देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि सीमांत भूमि जो है उस पर कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, वो लगान रहित भूमि होगी। इससे कोई बचत प्राप्त नहीं होगी, इससे तो केवल लागत की प्राप्ति ही हो सकेगी। इसलिए रिकार्डो ने लगान को एक भेदात्मक बचत कहा है। अब जो लगान का रिकार्डो का सिद्धांत है वो आगे चल करके दो भागों में बंट जाता है। पहला होता है इसमें विस्तृत खेती के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत, और दूसरा है गहन खेती के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो विस्तृत खेती का लगान सिद्धांत हम लोग समझते हैं। विस्तृत खेती का अर्थ होता है उत्पादन की वह विधि जिसके अंतर्गत अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक भूमि में खेती की जाती है। विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान के निर्धारण के लिए रिकार्डो ने एक ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की है जहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, भूमि बेकार पड़ी हुई है। एक निर्जन टापू में देश की भूमि को उसके उपजाऊपन के आधार पर वो 4 भाग में विभाजित कर देते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, ठीक है। अब रिकार्डो कल्पना करते हैं कि इस देश में लोगों का पहला जत्था पहुंचता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विस्तृत खेती के अंतर्गत रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ठीक है। एक निर्जन टापू की वो शुरू में कल्पना करते हैं जिसमें कोई भी इंसान नहीं रहता है, और विस्तृत भूमि को वो 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बांट ली है ABCD, ठीक है। ये सबसे पहली वाली भूमि है, यहाँ पर शुरू में कोई नहीं है, ठीक है। तभी कुछ समय बाद यहाँ पर लोगों का एक जत्था पहुँचता है। ये लोग यहाँ पर रहना शुरू करते हैं तो अपने खाने के लिए उत्पादन भी करेंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो सबसे पहली वाली भूमि रहती है A श्रेणी की भूमि जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है उस पर ये लोग क्या करते हैं ना कि खेती करना ये शुरू कर देते हैं। इस पर खेती करेंगे, मानव स्वभाव के कारण सबसे पहले वो अधिक उपजाऊ भूमि या फिर कह लें तो सबसे अच्छी भूमि का चयन करेंगे। इसके बाद जब तक वे अपनी
प्रथम श्रेणी की भूमि पर खेती करते रहेंगे, आर्थिक लगान जो होगा ना वो उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भूमि क्या है, केवल एक ही भूमि है। और रिकार्डो ने कहा है कि अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि, जब ये दो प्रकार की भूमियाँ होंगी तो लगान सिद्धांत तो काम करेगा। तो यहाँ पर तो अभी एक ही है, तो यहाँ पर लगान सिद्धांत अभी अच्छे से काम नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ इसी भूमि को काउंट किया जाएगा। फिर इसके बाद इससे कोई भी इस भूमि पर कोई भी बचत प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद वो कल्पना करते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर लोग रहने लगते हैं, इस क्षेत्र का विकास होता है, तो अब लोगों का जो दूसरा जत्था होता है वो भी यहाँ पर इस देश में क्या होता है, पहुँच जाता है। अब दूसरा जत्था पहुँचेगा यहाँ पर लोगों का, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। और जनसंख्या बढ़ी तो इनके खाने के लिए खाद्यान्न की भी ज़रूरत पड़ेगी, खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहली भूमि क्या होगी, कम पड़ जाएगी, जिसके बाद लोग दूसरी भूमि पर भी उत्पादन करना चाहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बी प्रकार वाली जो ये भूमि है, इस पर भी क्या करेंगे, लोग खेती करना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो जब यहाँ पर लोग खेती करना शुरू कर देंगे तो अब यहाँ पर दो भूमियाँ हो गई, पहला ए जो कि अधिक उपजाऊ है, दूसरा बी जो कि कम उपजाऊ है। तो ये कम उपजाऊ भूमि क्या होगी, ये हम लोगों की सीमांत भूमि हो जाएगी, ठीक है। और ये पहली वाली भूमि क्या हो जाएगी, हम लोगों की अधिसीमांत भूमि हो जाएगी। तो फिर अब यहाँ पर सीमांत भूमि के उत्पादन की अपेक्षा अधिसीमांत भूमि पर जो अधिक उत्पादन होगा, ठीक है, वो ही क्या होगा, इस वाली भूमि का, ए वाली भूमि का लगान कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर, अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि से प्राप्त जो भी उत्पादन होगा उनके बीच के अंतर को ही यहाँ पर लगान कहलाएंगे, जो कि यहाँ पर प्राप्त होगा। अब वो कल्पना करते हैं कि धीरे धीरे और विकास होता है, लोगों का और जत्था जो होता है, लोगों का और समूह जो है वो यहाँ पर आते जाता है। तो यहाँ पर सी वाली भूमि पर भी खेती होने लगती है। अब जो कि बी भूमि थी, सीमांत भूमि थी, क्योंकि अब सी भूमि पर लोग आ गए, ठीक है, फिर से कंपटीशन बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, खाद्यान्न बढ़ने लगी, तो यहाँ पर भी क्या की जाएगी, खेती की जाने लगेगी। जब यहाँ पर भी खेती की जाने लगेगी तो अब सबसे कम उपजाऊ भूमि कौन सी हो गई, ये सी वाली भूमि। तो अब यहाँ पर सी वाली जो भूमि है हम लोगों की, सी वाली जो ये भूमि है ये हम लोगों की सीमांत भूमि काउंट हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे कम उत्पादन दे रही है। इससे अधिक उत्पादन कौन सी देगी, बी भूमि देगी, जो कि पहले सीमांत भूमि थी, लेकिन अब क्योंकि सी पर भी उत्पादन होने लगा है इसलिए अब ये सीमांत भूमि नहीं रहेगी और इस भूमि से भी हम लोगों को यहाँ पर लगान प्राप्त होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए कि और लोग आने लगे, तो फिर डी भूमि पर भी लोग जाएंगे, जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि, तो वहाँ पर भी निवास करेंगे। जहाँ पर निवास करेंगे वहाँ पर अपने जीविका के लिए कुछ ना कुछ साधन ढूंढेंगे, वो इसलिए खेती करना शुरू करेंगे, खाद्यान्न भी उनको उपलब्ध करवाना होगा अपने लोगों को, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर खेती करना शुरू करेंगे। तो अब सबसे कम उपजाऊ भूमि जो है यहाँ पर डी वाली भूमि हो गई, ये वाली भूमि होगी। तो अब ये हो गई हम लोगों की सीमांत भूमि, और बाकी सब जो है ये उससे अधिक उपजाऊ भूमियाँ होने लगी, तो ये सब अधिसीमांत भूमि हो जाएंगी। तो इनसे जितना भी उत्पादन होगा उसमें सीमांत भूमि से जो भी उत्पादन होगा उसको घटा करके जो प्राप्त होगा वो इन सब भूमियों का लगान निकलेगा। यही डेविड रिकार्डो ने अपने विस्तृत खेती के अंतर्गत जो सिद्धांत दिया उसमें बताया है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखने से पहले आप इसको भी देख लीजिए, और वो चाहें तो वीडियो को रोक करके यहाँ पर पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। ये देखिए, और क्योंकि हम लोग डायग्राम बना रहे हैं तो हम लोग को तालिका की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रही तालिका उन ए बी सी और डी प्रकार की भूमियों से प्राप्त, ठीक है। ये गेहूं का उत्पादन जो है यहाँ पर क्विंटल में है। कुल लागत जो है यहाँ पर ये इतना लगाई गई है। बाजार मूल्य जो है ये प्रति क्विंटल का है 300 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर लगान जो है, तो देखिए यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सब डी भूमि पर कितना हुआ, 5 क्विंटल हुआ, और जबकि अलग अलग भूमि पर तो ऊपर में ज़्यादा दिख रहा है, तो सबको इस 5 से माइनस करके जो भी बचेगा वो भूमि से प्राप्त होने वाला लगान कहलाएगा, ठीक है। अब लगान का मुद्रा में मूल्य जानने के लिए
जितना क्विंटल बचता है लगान डी प्रकार की भूमि से घटाने पर, उसको उसके मार्केट वैल्यू से यानी 300 से गुना करके निकाल लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर एक तालिका बना लेंगे। इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये इसी तालिका का डेफिनेशन जो है यहाँ पर मैंने किया हुआ है, वीडियो को रोक करके देख लें आराम से। अब जो हम लोग चलते हैं डायग्राम के पास, तो हम लोगों का डायग्राम रहा ये। तो यहाँ पर है सामने आप लोगों के रिकार्डो का लेगान सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले ओ एक्स अक्ष पर क्या लिया गया है, भूमि की श्रेणियाँ ली गई हैं। भूमि की श्रेणियाँ कौन कौन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इधर ओ वाई अक्ष पर आप लोगों को क्या लेना है, गेहूं का उत्पादन प्रति क्विंटल में कितना कितना हुआ है। तो 5, 10, 15, 20 ये सब पिछले वाली तालिका पर बेस्ड है, तो आपको तालिका देखनी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जिसको समझने के लिए ज़्यादा नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बनाइए चल जाएगा, ठीक है। ये इतना हुआ। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला सबको आप क्या करेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके सेक्शन वाइज इसको बांट लेंगे। अच्छा सुंदर सा डायग्राम बना लेंगे। ये जो आखिरी वाला है, चतुर्थ वाली श्रेणी से जो उत्पादन हो रहा है या जो भी इस पर उत्पादन किया जाएगा वो क्या होगा, लगान रहित भूमि के रूप में गिनती होगी या सीमांत भूमि के रूप में गिनती होगी। और ये 15, 10, 5 जो है ये कैसे लिखा है, क्योंकि इस पर उत्पादन कितना होता है 5 क्विंटल, इस पर 10, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो ये यहाँ पर लगान की मात्रा लिखी हुई है, 5 क्विंटल लगान प्राप्त हुआ। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी की भूमि से हमको 15 क्विंटल प्राप्त हुआ था लगान, ठीक है। तो फिर सीमांत भूमि से प्राप्त लगान कितना था 5, तो 15 में से 5 घटा देंगे तो 10 होगा, तो यहाँ पर 10 क्विंटल लगान प्राप्त हुआ। प्रथम श्रेणी में 20 क्विंटल उत्पादन हुआ था, तो 20 में से 5 सीमांत भूमि का जो क्विंटल है उसको घटा देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है। तो फिर यहाँ पर ये डायग्राम है, इसका नीचे डेफिनेशन है। हालांकि इसको डील करने में आप लोगों को कुछ उतना खास मेहनत नहीं लगेगी, आपको फिर भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो इन्होंने सिद्धांत दिया थ्योरी का लेकर के वो है गहन खेती का, ठीक है। तो गहन खेती के अंतर्गत रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है उसमें वो अलग अलग प्रकार की भूमि नहीं बताते हैं, उसमें वो एक ही भूमि का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन वो उस भूमि पर उत्पादन के लिए पूंजी और श्रम की जो है बढ़ी हुई मात्रा लगाने के लिए कहते हैं। जैसे पहले से जो श्रम और पूंजी उस पर काम कर रही हो वो तो रहेगी ही, लेकिन उस पर उत्पादन बढ़ाने के लिए वो सुझाव देते हैं कि इस पर श्रम और पूंजी की जो अतिरिक्त इकाइयां हैं उनका प्रयोग करने से लगान में जो भी परिवर्तन होगा, ठीक है, तो फिर उसको वो इस सिद्धांत के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में गहन खेती के अंतर्गत जो उन्होंने बताया है उसमें वो मुख्यतः मानते हैं कि जब किसान भूमि के एक ही टुकड़े पर श्रम व पूंजी की अनेक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उत्पादन में उत्पत्ति क्रमागत ह्रास नियम लागू होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण श्रम व पूंजी की इकाइयों का सीमांत उत्पादन क्रमशः घटते चला जाता है। इसके अंतर्गत एक ऐसी सीमा आती है जहां पर श्रम और पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से सीमांत उत्पादन जो होता है वो एक इकाई लगाने से जो सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है उसका मूल्य इन साधनों की लागत के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीमांत उत्पादन घटते घटते क्या हो जाता है, उस जिसका उत्पादन करते हैं उस साधन के लागत के बराबर हो जाता है। तो श्रम व पूंजी की इकाई को सीमांत मात्रा कहा जाता है। इससे पहले की श्रम व पूंजी की इकाइयों को अधिसीमांत मात्राएं कहा जाता है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार की मात्राएं आ गई, सीमांत मात्रा और अधिसीमांत मात्रा। चूंकि अधिसीमांत मात्राओं की सीमांत उत्पादकता व सीमांत मात्रा की सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है, यानी अधिसीमांत मात्रा जो रहती है उस पर जो सीमांत उत्पादकता प्राप्त होती है इकाइयों को लगाने से, फिर चाहे वो श्रम की हो या पूंजी को, और सीमांत मात्रा में सीमांत उत्पादकता जो प्राप्त होती है इकाइयों की वो अधिसीमांत से कम होती है। अधिसीमांत मात्राओं में कुल मिलाकर के जो है ज़्यादा उत्पादकता पाई जाती है, ज़्यादा सीमांत उत्पादकता पाई जाती है। अतः इन दोनों के उपज का अंतर ही अधिसीमांत मात्रा का लगान कहलाता है, ठीक है। तो दोनों उपज में जो अंतर होता है उसके बीच का जो
अंतर यहाँ पर डिफरेंस होगा वही यहाँ पर लगान हो जाएगा। नीचे यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर श्रम व पूंजी की इकाइयों को लिया गया है। ओ वाई अक्ष पर यहाँ पर गेहूं के उत्पादन को लिया गया है। उत्पादन की मात्रा वही पिछले वाली रखिए, तालिका डायग्राम से लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले ये प्रथम स्टेज पर जब श्रम और पूंजी की जो मात्रा लगाई जा रही है, ठीक है, उससे जो लगान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 20 होगा। तो इस तरीके से सामने जा करके उसको ऐसा डब्बा बनाइए, ठीक है। फिर सेकंड वाले पर द्वितीय भूमि से जो प्राप्त हो रहा है उसको भी सेम, जहाँ पर आपकी मात्रा आ रही है, जैसे यहाँ पर 15 आ रहा है तो यहाँ पर से खींच करके ऐसे डायग्राम बना लीजिए उसको। तो आप क्या देखेंगे कि पहले वाले से दूसरा वाला नीचे है और दूसरे वाले से तीसरा वाला और भी नीचे है। चौथा वाला तो क्या है, वो एक समानांतर रेखा के रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो उनका घटता हुआ साइज है वो इस बात को बता रहा है कि लगातार अतिरिक्त श्रम और पूंजी की इकाइयों को लगाने के बाद उत्पादन में जो है उनकी सीमांत उत्पादकता लगातार घटती चली जाती है और एक सीमा के बाद वो लगभग फ्लैट हो जाती है और उसके उत्पादन में लगाई जाने वाली लागत के बराबर ही हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इसको एकदम फ्लैट बताया गया है। यहाँ पर जो सीमांत इकाई होगी श्रम व पूंजी की लगान रहित सीमांत इकाई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। फिर इसका डेफिनेशन है, ज़्यादा नहीं है, 4 लाइन का है बस, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं कि इनकी मान्यताएं क्या क्या है भाई। कि सिद्धांत दीर्घ काल में लागू होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, लगान केवल भूमि से प्राप्त होता है, इसकी पूर्ति सीमित होती है, भूमि में मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ पाई जाती हैं, भूमि में उपजाऊपन में भिन्नता पाई जाती है, यानी अलग अलग भूमि अलग अलग उपजाऊपन के साथ होती है, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर सबसे पहले खेती की जाती है। तो इनका सिद्धांत जिन्होंने पढ़ा है वो आराम से इनकी मान्यताएं भी लिख सकते हैं। और कृषि के क्षेत्र में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जिसके कारण क्या है, श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता लगातार घटती चल जाती है, ठीक है। और जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ती है, क्योंकि इनका सिद्धांत पूरी जनसंख्या पर आधारित है, जैसे कि हम लोगों ने इनका ये वाला विस्तृत खेती के अंतर्गत अभी देखा था, ठीक है। फिर अब देखते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं। तो सबसे पहले कि भाई भूमि में कोई भी मौलिक और अविनाशी शक्ति नहीं होती है। हाँ, उसमें उत्पादकता होती है लेकिन वो अविनाशी नहीं होती है। भूमि की उत्पादकता भी है जो है वो समय के साथ साथ क्या करती है, घटती चली जाती है। अगर हम उस पर एक ही प्रकार की फसल का खेती करते रहें तो उससे भूमि जो है अनुपजाऊ बनती जाती है। तो ये जो इन्होंने इसके पीछे मान्यता बताई थी या जो सिद्धांत माना था, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है आज के ज़माने में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए जो आलोचक हुए, जो अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने इनके इस सिद्धांत की आलोचना करी है। उसके बाद वो कहते हैं कि भूमि को जोतने का क्रम भी सही नहीं है, क्योंकि रिकार्डो मानते हैं कि सबसे पहले सबसे अच्छी भूमि पर, सबसे उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि लोग सबसे पहले सबसे अच्छी भूमि पर खेती करें। और लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी भूमि सबसे अच्छी है, तो इसको लेकर के भी कन्फ्यूजन है, जिसको लेकर के आलोचना की गई। फिर उसके बाद है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता को मानते हैं, दीर्घकाल जैसी अवस्था को मानते हैं, ठीक है। तो दीर्घकाल में कब, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया, ठीक है। और जो भूमिपति और किसान होते हैं उनके बीच पूर्ण प्रतियोगिता तो नहीं पाई जाती है। साथ ही दीर्घकाल में हमारी कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। इस प्रकार रिकार्डो का लगान सिद्धांत अल्पकाल की व्याख्या नहीं करता है, न ही दीर्घकाल के बारे में वो कोई स्पष्टीकरण देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि कोई भूमि लगान रहित नहीं होती है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में क्या माना है कि सीमांत भूमि जो होगी वो लगान रहित भूमि होगी, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचना करी है और कहा है कि कोई भी भूमि लगान रहित नहीं होती है। लगान केवल भूमि को प्राप्त नहीं होता। रिकार्डो के अनुसार लगान केवल उस भूमि को प्राप्त होता है, उत्पत्ति के किसी अन्य साधन को नहीं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि आधुनिक युग में लगान उत्पत्ति के सभी साधनों को प्राप्त होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि भूमि की सीमितता ही लगान उत्पन्न होने का मूल कारण है।
रिकार्डो के अनुसार लगान उत्पन्न होने के प्रमुख कारण भूमि के उपजाऊपन में भिन्नता होती है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पन्न होने का प्रमुख कारण भूमि की पूर्ति का इसकी मांग की तुलना में कम होना है, यानी कि भूमि का लिमिटेड होना है। अतः अनाज के लिए भूमि की मांग बढ़ जाती है और भूमिपति को लगान प्राप्त होता है। लगान मूल्य को प्रभावित करता है। रिकार्डो का विचार है कि लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता, लेकिन ऐसा सच नहीं है। लगान के द्वारा मूल्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये आलोचकों का कहा गया है। फिर उसके बाद है कि भूमि की उत्पादकता को अलग से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि भूमि की उत्पादकता सबसे पहले अधिक उत्पादक भूमि पर पहले भूमि की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो है ये गलत है। काफ़ी ज़्यादा अटक गई मैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जो है हम लोग की यहाँ पर आखिरी आलोचना है। इसके बाद लगान का आधुनिक सिद्धांत शुरू हो जाता है। तो लगान के आधुनिक सिद्धांत पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जुड़े रहिए स्टडी स्किल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कुछ भी मन में हो, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें स्टडी स्किल के साथ। धन्यवाद।